और मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। मोदी कैबिनेट में 5 बड़े फैसले लिए गए। वैष्णव 14 फसलों के लिए एमएसपी मंजूरी कर दी गई है। इस बात की जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी। धान की नई एमएसपी दर भी लागू कर दी गई है। अब नई जो एमएसपी दर होगी वो 2300 रुपए होगी। कपास की एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रागी की एमएसपी में 4290 रुपए कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, किसानों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। एमएसपी में वृद्धि की गई है और कुछ फसल ऐसे हैं जिसको लेकर अब किसान खुश नजर आ रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें 14 फसलों के लिए एमएसपी मंजूर की गई है। धान की नई एमएसपी 2300 रुपए, कपास की एमएसपी 501 रुपए बढ़ोतरी हुई है। रागी की एमएसपी अब 4290 रुपए कर दी गई है। जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वाज ओनली 3700 रुपीज। जो मिलेट्स है, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का मेज 2225 रुपीज। और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का जोश हाई है और आने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों दलों ने मंथन शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में दोनों दल साथ लड़ेंगे? अगर हां, तो कांग्रेस के खाते में कितनी सीट आएगी और कितनी सीटों पर सपा चुनाव लड़ने वाली है? उपचुनाव की बारी, 2 लड़कों की क्या तैयारी? क्या उपचुनाव में साथ लड़ेगी एसपी कांग्रेस? दस सीट गठबंधन रिपीट, तो किसे कितनी सीट? यूपी की पॉलिटिक्स में कभी सन्नाटा नहीं रहता। यहाँ हर दिन हर पल कुछ न कुछ दांवपेच चले जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का शोर शांत ही हुआ था कि विधानसभा उपचुनाव के लिए दलों ने कमर कस ली है। दस विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जमीन तैयार हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश और राहुल की दोस्ती सूबे में भी जारी रहेगी, क्योंकि यूपी के 9 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 10 विधायक
जीतकर सांसद बने हैं, जिसके चलते इन सभी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों में से 5 पहले ही समाजवादी पार्टी के पास है और 5 भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस भी इन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अगर 2022 के आंकड़ों की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने करहल को छोड़ सभी 9 विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, 4 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी काबिज थी। यानी 10 खाली हुई सीटों में कांग्रेस शून्य थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर एसपी कांग्रेस साथ आए, अखिलेश कांग्रेस को कितनी सीट देंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ेगी। कल हमारी एक बैठक हो रही है प्रदेश में, जिसमें हमारे प्रदेश के नेताओं के जरिए एक चर्चा होगी कि उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति लेनी है। फिर हाई कमान हमारा डिसीजन करेगा किन सीटों पर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर हम लोगों को चुनाव लड़ना है। कांग्रेस का दावा 2024 छोड़िए 2027 के चुनाव तक का है, लेकिन बहुत कम चांस नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस उपचुनाव में दावेदारी ना ठोके। सवाल ये है कि 2022 के प्रदर्शन को अगर आधार बनाया गया तो गठबंधन में उसके खाते में कितनी सीटें जाएंगे, क्योंकि 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। एक सीट करहल पर कांग्रेस लड़ी ही नहीं थी। सवाल ये है कि 2022 में इतने खराब प्रदर्शन वाली इन सीटों पर कांग्रेस की तरफ से दावेदारी क्या होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह दलित और गैर यादव ओबीसी वोट बड़े पैमाने पर सपा की ओर खिसकते दिखे, उससे अखिलेश यादव के तेवर थोड़े नरम नजर आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने उपचुनाव की कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने में अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि पार्टी को यूपी में सफल गठबंधन को आगे ले जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीटें ऑफर कर सकती है, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल हो सकती है। फिलहाल उपचुनाव की जंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी अयोध्या जैसी सीटों पर हार के बाद हर दांव सोच समझ कर चल रही है। अब उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि 2 लड़कों की जोड़ी का जलवा कितना कायम है और कितना कम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की हार का मंथन करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान संगठन के नेताओं का कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हार की समीक्षा की बैठक की जा रही है, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कहीं ना कोई कमी जरूर रह गई है, आगे उसी कमी को पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे, आगे इस योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएंगे। समीक्षा रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को जल्द देंगे। आज फैजाबाद लोकसभा की रुदौली और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक होनी है। और जो सुझाव कार्यकर्ताओं ने दिए हैं वो अपनी रिपोर्ट में हम सम्मिलित करेंगे। एक आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव में तमाम एससी अधिकारियों को जोड़ा गया था और इस 2024 में पूर्व डीजीपी से लेकर प्रेम प्रकाश तक को जोड़ा गया, तो क्या ऐसा रहा कि जो वोट परसेंटेज है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया? हम लोग किस तरह से चूक मानते हैं? हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। और अगर वोट की बात करोगे तो वोट भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का गठबंधन से ज़्यादा है। लेकिन क्या क्या कमी रही है, क्या क्या चूक हुई है और हम लोग अपनी बात जनता के बीच में नहीं पहुंचा सके, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा रिपोर्ट हम पार्टी को देंगे। और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी उनके अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आज अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के करोड़ों के आलिशान मकान पर कुर्की होने वाली है। पूरा मुफ्ती के अकबरपुर सल्लाहपुर में आज जैनब के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज दोपहर 12 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा।
जिस मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना है उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 24 फरवरी 2023 को अधिवक्ता उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में पुलिस ने जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया है। भगोड़ा घोषित हो चुकी जैनब फातिमा पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। फरार होने के पहले जैनब फातिमा इसी मकान में रहा करती थी। तो अतीक के भाई अशरफ की पत्नी है जैनब, 5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिस पर आज ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा। बुलडोजर 12 बजे के करीब चलेगा। जैनब फातिमा के मकान पर आज बुलडोजर की तैयारी चलाने की तैयारी भी कर ली गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा।